हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11th बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगी कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए सो दैट मैं जितना भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगी ये आपका ऑब्जेक्टिव्स भी करवा देगा, यानी आपको दोबारा से इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा कि आपका जो पूरा सिलेबस है 11th स्टैंडर्ड का वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो यूज़ करता है वो है डबल एंट्री सिस्टम। तो इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा सिलेबस 11th स्टैंडर्ड का बनाया गया है, डबल एंट्री सिस्टम सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। बट आपको एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम का दिया गया है जो ये बताता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, सोल ट्रेडर ही जो यूज़ करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। जब एंशियंट टाइम्स की बात की जाए, जहाँ पे कोई साइंटिफिक मेथड नहीं हुआ करता था डबल एंट्री सिस्टम जैसा, तो लोग क्या अकाउंट्स नहीं करते थे? डेफिनेटली अकाउंट्स तो करते ही थे, बस अकाउंट्स कौन से मेथड से करते थे? सिंगल एंट्री सिस्टम से। सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री मेथड बोल दो, जो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। अब ये सूटेबल किसके लिए है? तो ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जिनके ट्रांजैक्शंस कम होते हैं। एंड ये कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, उसे हम सिस्टम नहीं कह सकते, बस एक तरीके का हम कह सकते हैं कि एक इनकम्प्लीट या अनसाइंटिफिक फॉर्म है डबल एंट्री सिस्टम का। ठीक है। और इससे जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी मिलेगा, ये मिल तो जाएगा पर ये कभी भी एक्यूरेट यानी कि परफेक्ट नहीं होगा। जैसा हमें डबल एंट्री सिस्टम में परफेक्ट आंसर मिलता है, ऐसे सिंगल एंट्री में नहीं मिलेगा। बट स्टिल स्मॉल बिजनेसेस प्रीफर करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्डिंग करना। तो सिंगल एंट्री सिस्टम आखिरकार है क्या? तो यहाँ पे जो जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे आपको वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, वन सेंटेंस, ये सब जगह यूज़ होने वाले हैं। सो ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये कैसा सिस्टम है? ये अनसाइंटिफिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल्स फॉलो होते नहीं हैं। जबकि डबल एंट्री सिस्टम कैसा सिस्टम है? साइंटिफिक सिस्टम है या साइंटिफिक मेथड है जो रूल्स की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये जो अनसाइंटिफिक और साइंटिफिक वाला है, ये इवन 12th स्टैंडर्ड में ही आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है। सो ये 11th और 12th दोनों में पूछा जाता है। फिर आगे है कि सिंगल एंट्री एग्जैक्टली क्या रिकॉर्ड करेगा। तो सिंगल एंट्री में अगर छोटा बिजनेस है तो डेफिनेटली दिन में कितना कैश आया, कितना कैश गया, कैश बुक रिकॉर्ड करेगा। और दूसरा पर्सनल अकाउंट, यानी जिनसे हमने उधार लिया है या जिन्हें हमने उधार दिया है। जिनसे हम उधार लेते हैं क्रेडिटर्स, जिन्हें हम उधार देते हैं डेटर्स। मिनिमम इतना तो रिकॉर्ड होगा ही। ठीक है। तो क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? तो हमने डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल, रियल, नॉमिनल सबके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर सिर्फ पर्सनल और कैश बुक रिकॉर्ड होता है, मतलब रियल और नॉमिनल रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये कैसा सिस्टम है? तो ये इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है, यानी डबल एंट्री को ही आधा अधूरा रिकॉर्ड कर दिया जाए तो बन जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। मेथड तो बहुत ही सिंपल है, प्लस लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के लिए कोई ऐसा इंसान की ज़रूरत नहीं है जिसका रूल्स रेगुलेशन सब परफेक्ट होगा, यानी कोई भी प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत नहीं है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में प्रोफेशनल को ही रखा जा सकता है। सो सिंगल एंट्री सिस्टम कैसा हो जाता है? लेस एक्सपेंसिव हो जाता है इसको मेंटेन करना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना भी कैसा है? ईजी है। सूटेबल किसके लिए है? स्मॉल बिजनेसेस जिनके कम ट्रांजैक्शंस है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ भी कम है। और लास्टली ये बहुत ही जल्दी से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनाया जा सकता है। ठीक है। तो अब अगर हम डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दोनों ही सिस्टम्स हम पढ़ते हैं तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन भी हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिया गया है, जिसमें पहला डिफ्रेंसिएशन और बहुत ही सिंपल से है। जो आपने डबल एंट्री सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो डबल एंट्री का एग्जैक्टली ऑपोजिट है सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे कि ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट करके हम रिकॉर्डिंग करते हैं, पर ये किस में होता है? डबल एंट्री सिस्टम में होता है। और डेबिट और क्रेडिट जैसा कोई भी शब्द सिंगल एंट्री में होता नहीं है, यानी ये ड्यूअल एस्पेक्ट को यूज़ करता नहीं है, कोई भी सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं?
तो सिंगल एंट्री में सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और डबल एंट्री सिस्टम पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे अकाउंट्स को मेंटेन करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए डेबिट क्रेडिट की मदद से रिकॉर्डिंग किया हुआ होना ज़रूरी है। वही डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है और हम चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट्स जो रिकॉर्ड हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। यूटिलिटी, सिंगल एंट्री सिस्टम किसको ज़्यादा यूज़फुल है? तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये स्मॉल बिजनेसेस को है और वही डबल एंट्री सिस्टम हर कोई बिजनेस यूज़ कर सकता है। इवन स्मॉल बिजनेसेस जिसके पास नॉलेजेबल पर्सन है वो भी डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर सकता है। रूल्स, सिंगल एंट्री सिस्टम डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। डबल एंट्री सिस्टम रूल्स फॉलो करता है किसके? पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के। एक्सपेंसिव, तो सिंगल एंट्री सिस्टम लेस एक्सपेंसिव है, डबल एंट्री सिस्टम मोर एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पर्सन को जॉब पे रखना होगा जिसके पास नॉलेज होगा डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करने का। वही सिंगल एंट्री सिस्टम ओनर खुद भी यूज़ कर सकता है बिकॉज बहुत ही बेसिक सी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है उसके। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तो सिंगल एंट्री डबल एंट्री दोनों में बनाया जाता है बट दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है। यहाँ पे सिंगल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती पर इसके ही जैसा सिमिलर जैसे बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जा सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है। और वही डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है जिससे कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानी जा सकती है या प्रॉफिट या लॉस जाना जा सकता है। सो ये था हमारा डिफ्रेंसिएशन। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। तो हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में पहली चीज़ तो अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो दो स्टेटमेंट है, वन इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड अदर इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाया जाता है? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स साल के शुरू का कैपिटल और साल के एंड का कैपिटल जिसे हम कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को ढूंढने के लिए बनाया जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बट ऑब्वियस है प्रॉफिट हुआ है या लॉस ईयर एंड में ये जानने के लिए बनाया जाएगा। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें क्या आंसर मिलेगा? तो ओपनिंग से हमें ओपनिंग कैपिटल आंसर मिलेगा, क्लोजिंग से हमें क्लोजिंग कैपिटल आंसर मिलेगा। बट एक चीज़ ज़रूर है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिखने में सेम बैलेंस शीट जैसा ही रहेगा, ओपनिंग हो या क्लोजिंग। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने के लिए फॉर्मूला का यूज़ किया जाएगा। तो फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल के टाइम पे दोनों ही यानी असेट और लायबिलिटी दोनों ओपनिंग यानी साल के शुरू में जो अमाउंट होती है वो होनी चाहिए और वही क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने के लिए साल के एंड की अमाउंट्स होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बना दूं कि आप कैपिटल ढूंढ रहे हैं तो कैपिटल का फॉर्मूला रहेगा असेट माइनस लायबिलिटी। तो ओपनिंग होगा तो ओपनिंग आएगा सब जगह और क्लोजिंग होगा तो सब जगह क्लोजिंग आ जाएगा। यानी ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग असेट ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग असेट क्लोजिंग लायबिलिटी। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आखिरकार बनाया कैसे जाता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे बनाया जाता है? तो आज के वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। सो ये रहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो दिखने में बिल्कुल ही बैलेंस शीट की कॉपी है बट फिर भी दोनों का यूज़ अलग है। बैलेंस शीट को बनाया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाया जाता है कैपिटल ढूंढने के लिए, कैपिटल साल के शुरू का, कैपिटल साल के एंड का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल बनाया गया है जिसका ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज रिकॉर्डेड है, राइट साइड पे असेट्स रिकॉर्डेड है और
मैंने 2 अमाउंट के कॉलम बनाए हैं क्योंकि मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग 2 अलग अलग टेबल की जगह एक ही टेबल में कंबाइंड तरीके से ढूंढना सही समझा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए आसान हो जाता है और टाइम थोड़ा कम यूटिलाइज होगा एग्जाम में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लायबिलिटीज़ की पहला अमाउंट का कॉलम है 2023 का, वही असेट का भी पहला कॉलम 23 का है, दूसरा कॉलम 2024, असेट का भी 2024। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में जो 2 साल दिए रहेंगे आपको लिखने। पर आप बोलोगे मैम दोनों में 31 मार्च है, बट ऑब्वियस है 31 मार्च को जो पोजीशन है वही हमारी 1 अप्रैल को पोजीशन होगी। तो आप डेट की जगह आप ईयर देखिए, 2023 पहले आता है, 2024 बाद में आता है। तो 2023 से हमें मिलेगा ओपनिंग कैपिटल और 2024 से मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। अब इसे बाय हार्ट कैसे करें? फॉर्मेट तो दिखने में बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा कुछ नहीं है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं फॉर्मेट की एक साइड छोटी है और एक साइड बड़ी है। तो जो छोटी साइड है उसमें गिन के कितनी चीज़ें हैं? 1 2 3 4 5। आप ये बाय हार्ट कर लीजिए। आपने अगर ये बाय हार्ट कर लिया तो क्वेश्चन में दी हुई बाकी सारी चीज़ें तो असेट ही होनी है। यानी 5 लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन। ये 5 चीज़ें अगर आपने बाय हार्ट कर ली तो बाकी सारी चीज़ें असेट ही होगी। ठीक है, और अब हमें कैपिटल ढूंढेंगे कैसे? तो आप जैसे ही ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल में आपको समझ में आ गया रहेगा कि लायबिलिटी कम होती है, असेट ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है, लायबिलिटी कम होती है और असेट ज़्यादा होता है। तो जब ऐसा होता है तो उस टाइम पे आपको जो टोटल साइड बड़ी होती है, जैसे कि असेट साइड की टोटल दोनों की बड़ी है, तो उसी टोटल को दोनों साइड कॉपी करना है, जैसे हम लेजर क्लोज करते हैं वैसे ही है। और फिर लायबिलिटी साइड का जो टोटल आएगा, यानी इसका जो टोटल आएगा वो ये बड़े टोटल से माइनस करके एक आपको बैलेंस मिलेगी। तो अगर 23 की है तो ये बैलेंस मिलेगी आपको ओपनिंग कैपिटल की, और वही क्लोजिंग कैपिटल की बैलेंस ढूंढने के लिए भी सेम तरीका है। वो है आपने असेट का टोटल लिया, फिर 24 के लायबिलिटीज़ का टोटल लेके ये बड़े टोटल से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, यानी असेट में से लायबिलिटी माइनस करके। तो यही फॉर्मूला के फ्रेम में आपको नीचे दिया गया है, जैसे यहाँ आंसर आ जाएगा और यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल 2023 का ढूंढने के लिए एसेट भी 2023 के होने चाहिए और लायबिलिटी भी 2023 की होनी चाहिए टोटल। और वैसे ही क्लोजिंग ढूंढने के लिए 2024 का होना चाहिए टोटल असेट, टोटल लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। यहाँ तक हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखा है। नेक्स्ट वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। बट उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये मिनिमम 5 चीज़ें बाय हार्ट कर ले, क्योंकि 5 चीज़ें बाय हार्ट करने से आपको एग्जाम में जितना भी इस सम को मार्क्स अलॉटेड होगा उसका 50% मार्क्स मिल जाएगा। जैसे अगर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को होते हैं और 4 मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस को होते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के 4 मार्क लाना बहुत ही आसान हो जाता है एग्जाम में। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like it, share it and subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.